दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजकुमारी की सौतेली माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर राज्य के राजा का नाम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम समायरा था। दोनों राजा रानी बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रानी समायरा राजा प्रताप सिंह से कहती हैं, सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं। वही दोनों देखते हैं कि एक जालिम औरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती हैं, ये क्या कर रही हो तुम? इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम? क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो? अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या? ये लड़का गरीब है, इसीलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था। झूठ मत बोलो तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद राजा वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को एक साथ देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको समझाते हुए कहती है, डरो मत प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भूख लगी है क्या तुम्हें? कुछ खा लो बेटा, ये लो। फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है। वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए झटपट सारा खाना खत्म कर देता है। उसके बाद राजा रानी अपने महल में लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी समायरा गर्भवती हो जाती हैं। महल में ऐसा माहौल था कि मानो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। राजा प्रताप सिंह खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं और 9 महीने बीत जाते हैं और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सारे महल में उत्सव जैसा माहौल होता है और राजा प्रताप सिंह अपने सारे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाते हैं। राजा रानी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है, इसलिए दोनों उसका नाम महक रखते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी समायरा अपनी बेटी महक को नदी के पास घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे रानी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। रानी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इसकी वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रानी बार बार कोशिश करके थक जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूँ? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महक रानी को देख रही होती है। अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में देखकर
राजकुमारी महक भी रो पड़ती है। महक अपनी माँ को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रानी समायरा कहती है, नहीं महक बेटा, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरी बच्ची, तुम जल्दी से महल में चली जाओ। अपनी माँ के मना करने के बाद महक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संघर्ष हार जाती है और नदी में बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है। महक भागते भागते महल में जाती है और अपने पिता को रोते हुए सारी बातें बताती है। पिताजी, माँ नदी में बह रही है, आप जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है। राजा बहुत देर तक रानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रानी कहीं भी नहीं मिलती। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती है, पिताजी, आप माँ को लेने गए थे ना, फिर माँ कहाँ है? पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। महल में हर तरफ उदासी छा गई थी। राजा प्रताप सिंह कुछ दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ महक का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप सिंह गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उसे महल में ले आते हैं। राजा राजकुमारी महक से कहते हैं, राजकुमारी महक, ये आपकी नई माँ है बेटा, आज से ही आपका ध्यान रखेंगी। क्या सच में? ये नई माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी? मुझे मारेंगे तो नहीं ना? तभी गायत्री बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी, आपका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। कुछ दिनों तक गायत्री राजकुमारी महक से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। गायत्री समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ तक कि गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महक से ही करवाती थी। एक दिन गायत्री राजा से कहती है, राजकुमारी महक तो बहुत ही शरारती हैं। यहाँ सारा दिन महल में उछल कूद करती रहती हैं। इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। राजकुमारी मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। गायत्री की बात सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, अपनी माँ की बात सुना करो बेटा। ये जो बोलती हैं, आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद गायत्री राजकुमारी महक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। राजकुमारी महक चुपचाप ये सब सहन कर रही होती है। कुछ देर बाद महक बोलती है, पिताजी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ हो और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप कैसी माँ हो? मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी, वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माफ भी कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, आ रही है। रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद। ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आती है और वो आवाज रानी समायरा की होती है। मेरे जीते जी मेरी बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजकुमारी महक पीछे मुड़कर देखती है
और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। माँ, आप आ गई माँ, मेरी माँ आ गई। आप इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी और उसी ने मेरा इलाज करवाया था। अब आप आ गई हो ना माँ, अब हम फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आते हैं। महल के मंत्री और राजा के करीबी राजा को गायत्री की असलियत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से राजकुमारी महक से बुरा व्यवहार करती है और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है। गायत्री वहीं चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रहती है। मेरी बच्ची, मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब आपको सौतेली माँ का नहीं बल्कि अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। राजकुमारी महक अपनी माँ को फिर से पाकर खुशी से नाचने लगती है। उस दिन के बाद से फिर से महल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक बार की बात है, परी लोक में एक सुनैना नाम की परी रहा करती थी। सभी परियों की तरह सुनैना परी के पास भी कुछ जादुई शक्तियाँ थी, लेकिन सुनैना परी में बस एक ही कमी थी कि वो बहुत ही छोटी थी, जिससे सभी परियां हमेशा उसका मजाक बनाती रहती थी। सुनैना परी, तुम्हारी माँ एक चुईया थी क्या, जो तुम इतनी छोटी और बौनी हो? मुझे तो लगता है कि तुम एक बौनी परी हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि इसकी माँ एक चुईया ही थी, तभी तो इसका कद इतना छोटा है और ये एक बौनी परी है। सुन बौनी, तुमसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो एक बौना ही होगा। सुनैना उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर सुनैना इधर उधर बगीचे में घूमने लगती है। वो बगीचे में घूम रही होती है कि तभी उसे एक राजकुमार दिखाई देता है। राजकुमार को देखकर सुनैना परी बहुत खुश होती है और वो हर रोज बगीचे में घूमने आती और एक पेड़ के पीछे छुपकर राजकुमार को देखा करती थी। मुझे लगता है कि राजकुमार दिल का बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे छोटे होने से राजकुमार को कोई दिक्कत होगी। फिर एक दिन जब सुनैना परी बगीचे में घूम रही होती है, तभी उसे राजकुमार दिखाई देता है। राजकुमार को देखकर वो उसके पास जाती है और सुनैना राजकुमार से बोलती है, राजकुमार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? राजकुमार, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम जैसी बौनी लड़की से शादी करूँगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जाकर अपना कद एक शीशे में देखो, फिर किसी राजकुमार से शादी करने का सपना देखना। फिर सुनैना परी उदास होकर घर वापस चली जाती है और आईने में अपना कद देखकर बोलती है, हे भगवान, तुमने मुझे इतना छोटा क्यों बनाया है, जिससे मुझे परी लोग के सभी लोग बौनी बौनी करके बोलते हैं। क्या मैं इतनी छोटी हूँ जिससे सभी लोग मुझे बौनी कहते हैं? सुनैना इतना बोलकर जैसे ही घर के बाहर सभी परियों के पास आ जाती है, उसे एक परी देखकर बोलती है, सुन बौनी, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? वैसे तू इतनी बौनी है तो तू उदास ही रहेगी ना। फिर सुनैना परी रोते हुए परी लोग की एक झील के पास जाती है। सुनैना झील में कूदने वाली होती है कि तभी उसे उस झील की जल परी दिखाई देती है और उसे रोक लेती है। क्या हुआ परी, तुम इतनी उदास क्यों हो और नदी में कूदकर आत्महत्या क्यों करने वाली थी? जल परी जी, मैं इतनी छोटी हूँ, इसलिए मुझे परी लोग के सभी लोग बौनी बौनी करके बोलते हैं
और परीलोक की सभी परियां मुझसे बात ही नहीं करती हैं। मैं हमेशा अकेली रहती हूँ। आप ही बताइए जल परी जी, मैं मरूं नहीं तो क्या करूँ? परी, ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। इसे लेकर तुम जो भी बोलोगी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर तुम इस जादुई छड़ी को लेकर बोलोगी, हे जलपरी जी, तुम मुझे बाकी परियों की तरह बड़ा कर दो, तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस जादुई छड़ी की मदद से तुम किसी भी चीज का रूप धारण कर सकती हो। और अगर तुम्हें अपनी असली रूप में आना है तो तुम बोल देना, हे जलपरी जी, मुझे अपने परी रूप में आना है। ऐसा बोलकर झील की जल परी वहाँ से चली जाती हैं। फिर सुनैना परी जादुई छड़ी को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुनैना परी बगीचे में घूमने जाती है और जादुई छड़ी से बोलती है, हे जलपरी जी, तुम मुझे बाकी की परियों की तरह लंबी बना दो। सुनैना की इतना बोलते ही वो सभी परियों की तरह लंबी हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। सुनैना अपने बदले हुए रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जब सुनैना बगीचे से गुजरती है तो उसे सभी परियां देखती रह जाती हैं। अरे परियों, सुनैना को तो देखो, उसका कद कितना लंबा हो गया है। अब तो वो बहुत ही सुंदर दिखने वाली परी लग रही है। फिर सुनैना जब और आगे जाती है तो उसे वही राजकुमार फिर से दिखाई देता है, जिस राजकुमार ने सुनैना का मजाक बनाया था। हे खूबसूरत परी, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो? राजकुमार, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं वही बौनी परी हूँ जिसका तुमने बहुत मजाक बनाया था। सुनैना की ये बात सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी होता है और फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुनैना परी को सभी परियां आकर उससे बोलती हैं, हे सुंदर परी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? क्या तुम हमें अपने सुंदर होने का राज बता सकती हो? परियों, मैंने अपने चेहरे पर 1 महीने तक काला तेल लगाया है, इसलिए मेरा चेहरा इतना सुंदर हो गया है। अगर तुम लोग भी अपने चेहरे पर काला तेल लगाओगी तो तुम लोग भी बहुत ही सुंदर बन जाओगी। सभी परियां सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे पर काला तेल लगाने लगती हैं। फिर एक दिन मेरा बदला सभी से पूरा हो गया है। बस वही राजकुमार बचा है जिसने मेरा बहुत ही मजाक उड़ाया था। अब मैं भी उससे अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। फिर सुनैना परी परीलोक की चुड़ैल के पास जाती है। फिर सुनैना अपनी जादुई छड़ी से बोलती है, हे जलपरी जी, इस चुड़ैल को एक सुंदर परी में बदल दो। सुनैना के इतना बोलते ही वो चुड़ैल एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। सुनो, मैंने तुम्हें चुड़ैल से परी बनाया है, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम वही करना। ठीक है, आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। फिर सुनैना उसे पूरी बात बताती है जो राजकुमार के साथ करना होता है। फिर राजकुमार जब उस परी को देखता है तो वो उस पर मंत्र मुक्त हो जाता है और उस परी से बोलता है, हे सुंदर परी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ राजकुमार। फिर राजकुमार और परी की शादी हो जाती है। वो दोनों जब सो रहे होते हैं तभी वहाँ पर सुनैना परी आती है। फिर सुनैना परी अपनी जादुई छड़ी से बोलती है, हे जलपरी जी, तुम इस परी को फिर से चुड़ैल में बदल दो। सुनैना के इतना बोलते ही वो परी फिर से चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। फिर अगले दिन जब सुबह होने पर राजकुमार सोकर उठता है तो देखता है कि अरे, मेरे बिस्तर पर ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मेरी पत्नी कहाँ है? क्या मैंने एक चुड़ैल से शादी की है? परीलोक के सभी लोगों को परेशान करके सुनैना परी बहुत ही खुश थी। फिर सुनैना परी
अचानक वहाँ से गायब हो जाती है और उसे झील के पास पहुँचती है, जहाँ पर उसे झील की जलपरी मिली थी। तभी झील की जलपरी सुनैना से बोलती है, सुनैना, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें ये छड़ी दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था, बल्कि मैंने तो दूसरों की भलाई करने के लिए तुम्हें ये जादुई छड़ी दी थी। लेकिन मैंने उन्हीं लोगों को परेशान किया है जो लोग मेरा बहुत मजाक बनाते थे। उन लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया था तो उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। आप मुझे माफ कर दीजिए जलपरी जी। ठीक है सुनैना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन आगे से तुम ऐसी गलती कभी भी मत करना। फिर इतना बोलकर झील की जलपरी वहाँ से चली जाती है और फिर सुनैना अपने सुंदर चेहरे के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।